नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट में पूछे गए हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्ज़ाम और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, शिक्षिका ने कक्षा चौथी के विद्यार्थी को छह छह समूह में बांट दिया और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने और अंतिम रूप से देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? पहला ऑप्शन है नियंत्रित लेखन, दूसरा है निर्देशित लेखन, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक लेखन और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका उत्पाद लेखन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका रचनात्मक लेखन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी है दोस्तों उनको छह छह समूह में बांट दिया गया और उनकी कल्पना करने के लिए, चर्चा करने के लिए, अंतिम रूप से कहानी का अंत लिखने के लिए कहा गया। मतलब वो टीचर जो है उनमें किसका विकास कर रही है? रचनात्मक लेखन का विकास करना चाह रही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, दूसरा है किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना और चौथा ऑप्शन दिया गया है किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा अधिगम के शब्दकोश के लिए महत्वपूर्ण औजार क्या होगा? तो वो हो जाएगा किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? यानी कि जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है वो जिस पर केंद्रित नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता है, दूसरा है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा आदत निर्माण की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है और चौथा ऑप्शन है आपका भाषा तार्किकता और मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत केंद्रित नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कहा गया है मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता है। तो ये जो होगा दोस्तों आपका गलत आंसर होगा, यानी कि हमारा यही जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना? क्योंकि हमें कथन में गलत आंसर बताना है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अच्छी लिखावट पर, दूसरा है व्याकरण के पक्ष पर, तीसरा है शब्द सीमा और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका विचारों की अभिव्यक्ति पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका व्याकरण के पक्ष पर जो है एक टीचर को भाषा पढ़ाते समय ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है। यानी कि मेला है उसका दृश्य दिया गया है, चित्र छपा है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षणार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है चित्र को देखने में मजा आता है, दूसरा ऑप्शन चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, तीसरा है उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना और चौथा है आपका पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका चित्र को समझना तथा उसका विश्लेषण करने के लिए ही उस पाठ में चित्र मेले का चित्र जो है दिया गया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका चित्र को समझना और उसका विश्लेषण एनालिसिस करना जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका अभिकथन ए दिया गया है, शिक्षक को कक्षा में संप्रेषण कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। कारण है
संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षणार्थियों को समाज में बेहतर समर्थन बनाता है, यानी कि बेहतर समर्थ बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हमें कारण और क्या दिया गया है, हमको कथन दिया गया है, तो उनमें हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए तथा दो दोनों सही है, क्योंकि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है ना। तो ये सही हो जाएगा आपका कथन जो है। और कारण दिया गया है संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षणार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन में समर्थ बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है अव्यक्त स्तर पर, दूसरा है आरंभिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था के स्तर पर और चौथा है वयस्क के स्तर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्देशित रचना कब जो है प्रस्तुत करनी चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका वयस्क के स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गहन पाठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? यानी कि गहन पढ़ने का उद्देश्य किस चीज को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है आनंद के लिए पठन, दूसरा है परीक्षण के लिए पठन, तीसरा है सूचना के लिए पठन और चौथा ऑप्शन है आपका लेखन के विषय में जानने के लिए पठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका परीक्षण के लिए पठन जो होगा आपका गहन पाठन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है उसे हमको बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, दूसरा है सभी शिक्षणार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, तीसरा ऑप्शन शिक्षणार्थियों की भाषा का प्रयोग करना और चौथा है शिक्षणार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। ये सीखना होगा दोस्तों, सोखना टाइप हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुभाषिकता का क्या अर्थ होगा दोस्तों? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, यही जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? जो पठन शिक्षण शास्त्र है वो किस चीज को जो है समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है पठन का मतलब लिपि पढ़ना, तीसरा ऑप्शन दिया है पठन सामग्री के विचारों का संकेतीकरण पठन है और चौथा ऑप्शन है लेखन बनने के लिए पठन आवश्यक है। जो लेखक बनना है उसके लिए पठन जो है आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पठन का मतलब है अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम होता है दोस्तों, भाषा सिखा रहे हैं तो उनमें आप कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है शिक्षणार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, तीसरा ऑप्शन शिक्षणार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना और चौथा ऑप्शन है शिक्षणार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भाषा सिखाने के लिए आप कहानी का क्यों सुनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षणार्थियों को नैतिक शिक्षण देने के लिए कहानियों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह क्यों सुझाया गया है? पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि पूरक पठन का जो उद्देश्य है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है गहन पठन को बढ़ावा देना, दूसरा है नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना और चौथा है अकादमिक कौशल को बढ़ावा देना। तो जो है पूरक पठन का क्या मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका अकादमिक कौशल को बढ़ावा देना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला ऑप्शन है कविता के विचारों और थीम पर, दूसरा ऑप्शन है तुकबंदी पर, तीसरा है काव्य संसाधनों पर और चौथा ऑप्शन है व्याकरण पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका व्याकरण पर। क्या पर, व्याकरण पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संकेत बदलना व संकेत मिलना, दूसरा है भाषा संचरण, तीसरा है भाषा संदर्भ में भाषा और चौथा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक भाषिक व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भाषा का संचरण कहेंगे उसे। हम क्या कहेंगे, जो कि भाषा बोलने से दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों या वाक्यों का सामान्य प्रयोग होता है, उसे हम भाषा संचरण कहेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, दूसरा है शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण में शिक्षणार्थियों के निष्पादन में सुधार करना और चौथा है कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का क्या मतलब होता है, तो वो होगा आपका परीक्षण में शिक्षणार्थी यानी कि विद्यार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, कि बच्चे जो है किस चीज़ में गलती कर रहे हैं उसको सुधार करना जो है उपचारात्मक शिक्षण में टीचर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी हिंदी पेडागॉगी प्रश्न, जो कि आपके सी-टेट में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर ही है और हम जो है दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही कराते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।